आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण बैठक जो थी वो बुलाई गई थी और इस बैठक में कई दिग्गज मौजूद रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 की स्थिति और जन स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारियों पर 22 मार्च को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की उन्होंने। और बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, ऊर्जा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती परवीन पवार, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, आईसीएमआर के राजीव बहल और नीति आयोग से वीके पॉल, गृह सचिव अजय भल्ला, पीएमओ के अधिकारी और अन्य लोग भी मौजूद रहे। देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और 22 मार्च की सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 1134 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या 7026 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोविड-19 के 4,40,98,118 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। 21 मार्च को दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और दक्षिण राज्य केरल में कोरोना महामारी की वजह से एक मरीज की मौत हुई। और अब बात संसद की। आज भी संसद में हंगामे के आसार है क्योंकि राहुल गांधी ने ओम बिरला को पत्र लिखा है। 4 मंत्रियों ने मेरे खिलाफ कई आरोप लगाए, ये कहा राहुल गांधी ने। और 23 मार्च यानी कि आज संसद में हंगामे होने के आसार जताए जा रहे हैं। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में बोलने का वक्त मांगते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने लिखा कि 4 वरिष्ठ मंत्रियों ने मेरे खिलाफ निराधार और अनुचित आरोप लगाए हैं, इसलिए मुझे भी सदन में अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। 18 मार्च को पत्र में लिखा है कि वो प्रशासनिक मनमानी के खिलाफ एक गारंटी है और ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसे मामले में सुनवाई का अधिकार है जिससे वो संबंधित है। निश्चित रूप से आप इस बात से सहमत होंगे कि सभी संस्थानों की तरह संसद इस अधिकार का सम्मान करने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। और इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कोर्ट में भी पेश होंगे क्योंकि 2019 आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें पेश होना है। आज कोर्ट में फैसला सुनाए जाने की उम्मीद की जा रही है। सभी चोरों के समान उपमान मोदी ही होता है। ये कहा था राहुल गांधी ने। कर्नाटक के कोलार में जनसभा के दौरान ये उन्होंने बयान दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में आज एक स्थानीय अदालत के सामने पेश होंगे जहां फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। ये मामला मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी से जुड़ा है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर, पार्टी विधायक दल के नेता अमित चावड़ा, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा और विधायक सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता पहले ही राहुल गांधी के आगमन के मद्देनजर तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए सूरत में मौजूद है। राहुल के खिलाफ ये मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि क्यों सभी चोरों का उपनाम जो है वो मोदी ही होता है। राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुर्णेश मोदी ने याचिका दायर की थी। वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने उक्त टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी। राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च यानी कि आज की तारीख तय की गई थी। और अब बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल फूंक दिया है। आम आदमी पार्टी जो है वो मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। पार्टी आम बैठक का आयोजन करेगी और इस बैठक में पार्टी के कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल फूंक दिया है। साथ ही आपने कहा कि गुरुवार को यहां जंतर मंतर से मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। और आप नेता और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पार्टी एक आम बैठक आयोजित करेगी जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत कई वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। गोपाल राय ने कहा कि देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत दिवस पर आयोजित इस बैठक के लिए पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक इकट्ठा होंगे। आम आदमी पार्टी इस बैठक के दौरान मोदी हटाओ देश बचाओ नामक अभियान शुरू करेगी और ये घोषणा ऐसे समय में की गई है जब एक दिन पहले ही राष्ट्रीय राजधानी में दीवारों और बिजली के खंभों पर मोदी हटाओ देश बचाओ लिखे हुए पोस्टर दिखाई दिए थे। दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसके अलावा 49 FIR दर्ज की है। साथ ही मोदी हटाओ देश बचाओ जैसे नारों के दीवारों पर लिखे जाने से डर लग रहा है और अब देश के लोगों की आवाज को पुलिस की गिरफ्तारियां और प्राथमिकी दर्ज करने से
नहीं दबाया जा सकता। 23 मार्च को जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की मोदी हटाओ देश बचाओ को लेकर जनसभा। गुरुवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की मोदी हटाओ देश बचाओ नारे को लेकर एक बड़ी जनसभा होगी, जिसमें तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी आकर के यहाँ पर संबोधित कर सकते हैं, ऐसा भी उनका कार्यक्रम है। और अब बात एनसीपी प्रमुख शरद पवार की। शरद पवार ने बैठक बुलाई है। बता दें कि अपने दिल्ली आवास पर विपक्षियों की अहम बैठक बुलाई है। टीएमसी के प्रमुख ममता बनर्जी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज अपने दिल्ली आवास में विपक्षी पार्टियों की एक अहम बैठक बुलाई है। पिछली बार की तरह इस बार तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर जो शंकाएं हैं उन्हें लेकर चर्चा होनी है। फिलहाल तेलंगाना के चंद्रशेखर राव बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा करने की मुहिम में पूरी ताकत से जुटे हुए हैं, लेकिन इसकी शुरुआत ममता बनर्जी ने कर दी थी। इस संबंध में उनका महाराष्ट्र दौरा हुआ था और मुंबई आकर वो शरद पवार से मिली थी। तब एक बात पर वो तुनक गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उत्तराखंड सरकार की। आज उत्तराखंड सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है और 1 साल पूरा होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो किया जाएगा। कई जगहों पर बहुउद्देशीय शिविर, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा। विकास पुस्तिका का विमोचन भी इस दौरान किया जाएगा। साल 2021 और 22 में पास आउट बच्चों का दीक्षांत समारोह दिल्ली रोड स्थित निम्स यूनिवर्सिटी में हुआ। आपको बता दें कि दीक्षांत समारोह में देश विदेश से कई मुख्य अतिथि निम्स यूनिवर्सिटी पहुंचे। निम्स यूनिवर्सिटी चांसलर व चेयरमैन डॉक्टर बीएस तोमर ने सभी का स्वागत किया। निम्स यूनिवर्सिटी के साल 2021-22 बैच के स्टूडेंट्स को डिग्रियां दी गई। डॉक्टर बीएस तोमर ने डिग्री हासिल करने वाले सभी बच्चों को बधाई दी और कहा कि निम्स यूनिवर्सिटी से पास आउट बच्चे समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण योगदान देंगे। It's all about the boxers, and now here we see साफ सुथरा शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन चल रहा है नजर। और हमें डरने नहीं जानता कि कोई किसी का नाम तोड़े, कोई किसी का मुंह तोड़े। इस तरफ आवाज थोड़ी कम आ रही है, क्या दिक्कत है? थोड़ी एक बार किलकी मार दो, बहुत दूर जा रहे हैं हम भी। तो निम्स यूनिवर्सिटी में ये दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया था। 2021-22 पास आउट वाले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे और इस दौरान आपको बता दें कि देश विदेश की धरती से भी कई लोग जो थे वो इस दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर आए थे। तो जयपुर में निम्स यूनिवर्सिटी है, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि 2021 और 22 पास आउट बच्चे जो थे वो दीक्षांत समारोह में यहाँ पर उन्होंने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दी और जिसमें जो भी कला थी, जो भी प्रतिभा थी, उसको यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शित किया। और आपको बता दें कि देश विदेश से तमाम मेहमान आए थे निम्स यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ चेयरमैन बीएस तोमर भी इस वक्त मौजूद रहे और बच्चों को उन्होंने सम्मानित किया, उनकी हौसला अफजाई की। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं सपा सांसद एसटी हसन की। एसटी हसन ने नवरात्रि और रमजान को लेकर बयान दिया है। न्यूज इंडिया से बातचीत कर एसटी हसन ने कहा कि लोगों को पूजा और इबादत के खिलाफ नहीं होना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा एसटी हसन ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सपा से सांसद एसटी हसन जी हैं। सर, जिस तरीके से संसद में आज अवकाश हुआ और पूरे देश में हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा है, यानी कि छुट्टी दे दी गई, आपने कहा कि
मुसलमानों को भी रमजान की छुट्टी देनी चाहिए। क्या ये नाराज़गी थी या आपने सिर्फ अपनी एक बात रखी थी कि ऐसा होना चाहिए? देखिए, नाराज़गी हरगिज़ नहीं है। मैं किसी भी पूजा या इबादत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ और मैं ये मानता हूँ मेरी और आपकी ज़िंदगी का मालिक हमारा पैदा करने वाला है। मैं अल्लाह कहता हूँ, आप उसे ईश्वर कहते हैं। अगर कोई उसको याद कर रहा है, उसकी पूजा कर रहा है, तो मुझे किस बात का एतराज़ हो। मुझे सिर्फ ये एहसास है कि मुसलमानों को भी मौका मिलना चाहिए, अपने देश के लिए इबादत करें और अल्लाह से दुआ मांगें। आपसे भी कहता हूँ, आज आपका व्रत होगा, आप भी दुआ करिए अब हमारे देश का सांप्रदायिक माहौल बना रहे, गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहे, प्यार मोहब्बत बरकरार रहे। हम धर्मों को सियासत में इस्तेमाल ना करें। धर्म अल्टीमेट सब एक ही है, रास्ते लोगों के अलग अलग होते हैं। अल्लाह ईश्वर में फर्क नहीं हुआ है। तो क्यों हम इंसानों को बांटते बांटते भगवानों को भी बांटने लगे, अल्लाह ईश्वर को भी बांटने लगे। राजनीतिकरण से हमें परेशानी है। जीत करने के लिए कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। दिल्ली में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन की तरफ से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया गया और ये प्रदर्शन राशन डीलर्स की तरफ से किया गया। इस दौरान AIFPSDF के महासचिव विशंबर बसु का कहना है कि उन्होंने मामले को लेकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है और अपनी मांगे रखी हैं। 11 सूत्री मांगों को लेकर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन की ओर से देश के कोने कोने से आए हुए राशन दुकानदारगण, पुलिस के रिपोर्ट के अनुसार 2 लाख से भी ज़्यादा दुकानदार पहुंचे हैं दिल्ली। सबसे बड़ा हमारे जो मांगे हैं, ये 5 किलो अनाज जनवरी से भारत सरकार ने काट ली, उसको वापस, और हमारी प्रति माह 50,000 रुपये का मिनिमम इनकम गारंटी, और दाल तेल चीनी राशनिंग सिस्टम के आधार पर हमको दिलवाने के लिए, और कोरोना में जिसको हमारे दुकानदार को जो मौत हुई है, राजस्थान सरकार के जरिए 50 लाख रुपया प्रति मृत्यु परिवार को देना चाहिए। इस 11 सूत्री मांगों को लेकर हमने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और चलिए उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि बमबाज गुड्डू मुस्लिम के बेटे के खिलाफ एक्शन की तैयारी जो है वो की जा रही है। तो उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता दें कि अब रडार पर बमबाज गुड्डू मुस्लिम का बेटा है, उसके बेटे के खिलाफ एक्शन की तैयारी में फिलहाल प्रशासन नजर आ रहा है। मोहम्मद आबिद की चिकन शॉप के बाहर नोटिस जो है वो चस्पा किया गया है। पीडीए ने पूछा है कि आखिर क्यों नहीं तोड़ी जानी चाहिए दुकान का बिल्डिंग परमिट ना होने पर कारण बताओ नोटिस दिया गया है और जवाब देने के लिए 25 मार्च सुबह 11 बजे तक का समय दिया गया है। गुड्डू मुस्लिम के घर पर भी नोटिस जो है वो लगाया गया था। बमबाज गुड्डू मुस्लिम का घर भी ढहाया जाएगा। उमेशपाल हत्याकांड में यूपी पुलिस और प्रशासन का एक्शन नॉन स्टॉप लगातार जारी है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी और फरार बमबाज गुड्डू मुस्लिम के घर के बाद अब उसके बेटे मोहम्मद आबिद की चिकन शॉप पर भी नोटिस चस्पा कर दिया गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने गुड्डू मुस्लिम के बेटे आबिद की चिकन की दुकान के बाहर एक कारण बताओ नोटिस चिपकाया है कि इसे क्यों नहीं तोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इस दुकान के लिए कोई बिल्डिंग परमिट नहीं है और जवाब के लिए 25 मार्च को सुबह 11 बजे तक का समय दिया गया है। बताने कि इससे पहले मंगलवार को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने गुड्डू मुस्लिम के घर पर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस चस्पा किया था और चकिया से लगे चक निरातुल में बमबाज गुड्डू का घर संतरी गली में है, लिहाजा उसके घर को हथौड़े से तोड़ने की तैयारी की गई है। गुड्डू मुस्लिम फिलहाल फरार है। पुलिस ने उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है।
तो बमबाज गुड्डू का बेटा है आबिद, जिसके खिलाफ उमेशपाल हत्याकांड में अहम कार्रवाई जो है होने जा रही है, क्योंकि मोहम्मद आबिद की चिकन शॉप थी और शॉप के बाहर अब नोटिस जो है वो चस्पा कर दिया गया है। और पीडी ने बाकायदा नोटिस लगाकर पूछा है कि आखिर क्यों नहीं ये दुकान तोड़ी जानी चाहिए, तो दुकान का बिल्डिंग परमिट नहीं है, जिसकी वजह से कारण बताओ नोटिस दिया गया है। और पंजाब से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, आपको बता दें कि खालिस्तान हिमायती अमृतपाल की नई तस्वीर जो है वो वायरल हुई है। रेहड़ी पर बाइक रखकर भागता हुआ दिख रहा है भगोड़ा अमृतपाल। पुलिस ने जालंधर से काले रंग की बाइक जो है वो बरामद कर ली है। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का अभियान तेज है। खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब के चीफ भगौड़े अमृतपाल सिंह की एक और तस्वीर वायरल हो रही है। इस नई फोटो में अमृतपाल बाइक के साथ रेहड़ी में बैठा हुआ नजर आ रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि अमृतपाल की बाइक बीच रास्ते में खराब हो गई होगी या फिर उसका पेट्रोल खत्म हो गया होगा और आगे पुलिस की मौजूदगी से वो डर गया। फिर उसने नाटक किया कि उसकी बाइक खराब हो गई है और उसे रेहड़ी में डालकर वहां से निकल गया। आपको बता दें कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह अभी भी पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसकी धरपकड़ की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस को शक है कि अमृतपाल अपना हुलिया बदलकर भागा होगा और इसी वजह से पुलिस ने अमृतपाल की अलग अलग वेशभूषा की तस्वीरें जारी की हैं। इसके साथ ही लोगों से अपील भी की गई है कि किसी को भी उसकी कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। तो यही है वो बाइक जो बरामद की गई है। तो खालिस्तान हिमायती अमृतपाल की नई तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। रेहड़ी पर बाइक रखकर भागता हुआ भगोड़ा अमृतपाल जो है वो दिख रहा है। ये देखिए, यही है वो तस्वीर जिसमें ये काले रंग की बाइक के साथ अमृतपाल जो है वो नजर आ रहा है। पुलिस को सब कुछ मिल रहा है, उसकी लोकेशन मिल रही है, उसकी भेस बदलने की तस्वीरें मिल रही है, वो कहाँ से कब भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, कौन सी बाइक से जा रहा है, कौन सी गाड़ी से जा रहा है, सब खबर है। बस अमृतपाल ही पुलिस के हाथ नहीं आ रहा है। तो देखिए भगोड़े अमृतपाल की ये तस्वीर जो कल नई सामने आई है।